तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इससे आपको समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब होता है पार्ट्स मतलब भाग, सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी कि वाक्य के भाग। यानी किसी भी चीज को आप तोड़ दोगे दो टुकड़े में हो जाएगा, वो उसे भाग कहते हैं। ठीक है, होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस। और दूसरा मिलेगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब में डिफरेंस क्या है? ये दोनों अलग है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग होता है, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी अलग होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी होता है, TIPES, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब होता है सेंटेंस के दो भाग। यानी कि अगर कोई चीज है उसको हम तोड़ देते हैं तो उसके जितने भाग होते हैं उसे हम भाग कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के दो भाग, जैसे सेंटेंस दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बारे में डिटेल हम इसी के आगे पढ़ाएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कई सारे शब्द होते हैं स्पीच के पार्ट। यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि 8 टाइप ऑफ वर्ड होते हैं ग्रामर में, 8 प्रकार के वर्ड होते हैं। और उन 8 वर्ड में से कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई एडवर्ब होता है। तो उन्हें हम जो क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सब क्या हो गए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या हो गए, सब सेंटेंस के दो भाग। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया कि स्पीच में यानी पैराग्राफ में पन्ने दर पन्ने, कई सारे पन्ने जो लिखे जाते हैं, उनमें जो भी वर्ड जो रहता है वो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई वर्ड नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, तो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस के प्रकार, कि सेंटेंस कितने तरह से होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप, अ वर्ड यानी कि एक शब्द, और ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का समूह, अबाउट विच जिसके बारे में, समथिंग इज सेड कुछ कहा जाता है, इन सेंटेंस कहाँ पर कहा जाता है सेंटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि शब्दों का वह समूह जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट वाक्य सेंटेंस का मेन पार्ट होता है गाइस, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो सब्जेक्ट को पहचानना हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं, बस सेंटेंस में आप कौन या किसने लगा दीजिए कि किसने काम किया, कौन कौन था काम करने वाला, तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड मैन वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कि एक बूढ़ा आदमी यानी बुजुर्ग आदमी वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कोने में खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है भैया, अ ओल्ड मैन, मैन नहीं सब्जेक्ट है, अ ओल्ड मैन जितना भी इसके साथ आया ये सारा ही सब्जेक्ट है। ओल्ड मैन वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कौन खड़ा है, अ ओल्ड मैन, और इसी के बारे में पूरे सेंटेंस में कहा जा रहा है कुछ कि वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कि यही जो है खड़ा हुआ है। इन सब का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व सब्जेक्ट का है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहा जा रहा है पूरे सेंटेंस में। अगर इसके आगे भी कुछ लिखा होता तो इसी के बारे में ही लिखा होता, अ ओल्ड मैन के बारे में ही। फॉर एग्जाम्पल SHYAM, श्याम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, श्याम एक बहुत बुद्धिमान लड़का है। अब इसमें किसके बारे में कहा कुछ जा रहा है, श्याम के बारे में। तो श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। कौन बुद्धिमान लड़का है, आप क्वेश्चन भी पूछ करके पहचान सकते हैं कौन बुद्धिमान लड़का है, श्याम बहुत बुद्धिमान लड़का है। ओके, शाहरुख खान इज माई फेवरेट एक्टर, इज माई फेवरेट एक्टर, मेरा पसंदीदा एक्टर है। कौन मेरा पसंदीदा एक्टर है, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इन तीनों में ओल्ड मैन, श्याम और शाहरुख खान सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इन्हीं के बारे में कुछ कहा जा रहा है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए, जिस किसी चीज के बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो देखिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। अभी तक आपने सब्जेक्ट वाले पार्ट में ये पढ़ा कि A word or group of word about which something is said is called subject, यानी कि जिस शब्द के बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन गाइस अब आप इसमें ये पढ़ोगे कि सेंटेंस में जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी
प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि सेंटेंस में अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं बेशक, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यही दो पार्ट होते हैं मेन। तो यही चीज डिफिनेशन में लिखा है कि अ वर्ड, एक शब्द, और ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का समूह यानी कई शब्द, विच टेल समथिंग, जो कुछ बताते हैं, जो विच मतलब जो कुछ बताते हैं, क्या बताते हैं, अबाउट सब्जेक्ट, किसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि देखिए अ वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि एक शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कई शब्द मिलकर के जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं साथी, स्मार्ट बॉय इज नोन एवरीवेयर, यानी कि एक समझदार लड़का हर जगह जाना जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अ स्मार्ट बॉय, इसके बारे में कौन कुछ बता रहा है, इज नोन एवरीवेयर, कि वह हर जगह जाना जाता। तो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, स्मार्ट बॉय के बारे में। तो ये सब स्मार्ट बॉय क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि ये पूरा इसी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। याद रखिएगा साथियों, हमेशा प्रेडिकेट होता है वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। हमेशा प्रेडिकेट का दिमाग में ध्यान बैठा करके रख लीजिए कि जो पार्ट होता है प्रेडिकेट का वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है। चलिए देखते हैं, माई ब्यूटीफुल सिस्टर, कि मेरी जो ब्यूटीफुल सिस्टर इज रेडी टू गो फॉर पार्टी, रेडी हो गई है पार्टी में जाने के लिए, ठीक है। अब माई ब्यूटीफुल सिस्टर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, इसी के बारे में आने वाले पार्ट में बताया जा रहा है, ये सब इसी के बारे में बता रहे हैं, माई ब्यूटीफुल सिस्टर के बारे में। तो अब कहाँ शुरू हुआ, इज से शुरू हुआ है, इज क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब। यहाँ पर इज भी आपका, ये भी वर्ब है, ठीक है। हमेशा प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर क्या प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं बताता है, इसके बाद बताते हैं, ठीक है। ही रीड्स, वह हो गया आपका सब्जेक्ट, और रीड्स मतलब पढ़ता है, वर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया, ही रीड्स किसके बारे में बताता है, यहाँ पर ही के बारे में। तो देखिए दो शब्दों में भी कैसे ये सेंटेंस बन गया ना, गलत नहीं है बिल्कुल, ये सेंटेंस है। द चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, की जो चेयर है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। अब यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, पूरे आने वाले सेंटेंस में चेयर के बारे में। द चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये पूरा क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। जो सब्जेक्ट होता है भैया वो देखिए चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं। पहला डिटर्मिनर, ओके गाइस, अगला टॉपिक है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है, निश्चित करने वाला, यानी कि डिटर्मिनर कितने होते हैं, यही सब होते हैं, देख लीजिए, और इसको आपको याद करना है डिटर्मिनर कितने होते हैं। और बाकी सारे यहाँ पर बहुत सारे मैंने लिख दिया, और सारे आपको बुक में मिल जाएंगे। तो कौन कौन से, ए एंड द, दिस दैट, दिस दोज, हिज, आवर, हर, देयर, ऑल, माई, एवरी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये सब क्या होते हैं, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर वो होता है जो किसी शब्द को निश्चित करता है, जिस शब्द को निश्चित करता है उसे हम कहते हैं नाउन, यानी कि नाउन को जो निश्चित करने वाला होता है उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए डिफिनेशन में लिखा है द वर्ड, यानी कि जो शब्द, विच डिटरमाइन एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डिटर्मिनर, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। निश्चित करना है यानी कि उसके बारे में बता दे कि एग्जैक्टली एक है, दो है, तीन है, कहाँ है, उसका क्या है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि निश्चित कुछ व्याख्यान दे दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज माई हाउस, यहाँ पर हाउस एक नाउन है, और नाउन को निश्चित कर रहा है माई, कि मेरा हाउस है। यहाँ पर हाउस को ही निश्चित कर दिया कि मेरा हाउस है, किसी का हाउस नहीं है। तो यहाँ पर माई क्या हो गया आपका, डिटर्मिनर हो गया। एवरी गर्ल्स इज फॉर्म ऑफ गॉडनेस, की हर गर्ल, जो हर लड़की होती है वो देवी का स्वरूप होती है। तो यहाँ पर गर्ल्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है, एवरी, कि गर्ल्स जो है, एवरी गर्ल्स, की सब गर्ल, यानी कि ये बता दे रहा है कि सभी गर्ल्स, तो गर्ल्स को डिटरमाइन कर रहा है एवरी। तो एवरी यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनर। यहाँ पर बॉय को डिटरमाइन कर रहा है ए, इसीलिए ए क्या हो गया, डिटर्मिनर। अब बॉय वाज वेरी क्लियर, कि एक लड़का बहुत जो है चतुर था।
अब ए बॉय बता दे रहा है एक ही लड़का चतुर था। अगर यहाँ पर ए ना लगा होता तो यानी कि कई सारे वो लड़के, कहीं के भी लड़के, यहाँ पर जैसे माई ना लगा होता तब केवल यहाँ पर मान लीजिए दिस इज हाउस, तब किसका घर, कितना घर, कहाँ का घर, ये सब कुछ भी नहीं पता होता है। ये माई आकर के निश्चित कर दिया कि मेरा घर है और किसी का घर नहीं है। तो जो नाउन को निश्चित करता है उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन कोई नाम होता है, कोई भी नाम हो सकता है दुनिया में, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम, उसे हम नाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है दैट टेल्स अबाउट नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है। ये आपको बना लेना है अपने कॉपी में, ताकि ये शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए हमेशा काम दिए, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी नाउन की विशेषता बताए। नाउन मतलब कोई नाम, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसको अगले अच्छे तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा नाउन को। तो नाउन मतलब अभी आप केवल समझिए कि कोई नाम, कोई व्यक्ति या कोई स्थान हो उसका नाम। तो विशेषण यानी कि जो नाउन की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर दो दो डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको कॉपी में भी लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि वो एक शब्द या कोई भी शब्द जो समथिंग टेल्स समथिंग, जो कुछ बताए, किसके बारे में बताए, नाउन के बारे में बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पर भी दूसरा डिफिनेशन में भी वही चीज़ कहा गया है कि द वर्ड विच क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है, यहाँ पर प्रोनाउन नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि गलत है। देखिए प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर जो यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं ना। द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन सिमिलरली अगर एक तरीके से देखा जाए एक ही है, तो अलग अलग नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो आप केवल नाम को पकड़ेंगे, किसी पर्सन को पकड़ेंगे कि इसके बारे में अगर कुछ जो शब्द बता रहा है वही शब्द जो है एडजेक्टिव होगा। जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए, अच्छा है, गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, सो रहा है, मतलब कुछ भी बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राम इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय। अब यहाँ पर बॉय है, बॉय लड़का है, लड़का क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में कौन सा वर्ड कुछ बता रहा है? क्या वेरी बता रहा है, क्या ए बता रहा है, क्या ईज बता रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं। बता कौन रहा है? स्मार्ट बता रहा है कि बॉय है तो, लेकिन कैसा है? स्मार्ट है, स्मार्ट है, समझदार है। यानी तो स्मार्ट यहाँ पर क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव आपका। स्वाति इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। स्वाति एक क्या है? बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है। अब यहाँ पर गर्ल लड़की हो गया, लड़की नाउन हो गया। नाउन के बारे में कुछ कौन बता रहा है कि गर्ल तो है लेकिन कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है। सुंदरता इसकी बखूब बड़ाई बता रहा है, लड़की की बड़ाई बता रहा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, ये गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर ए नहीं बता रहा है, ए नहीं बता रहा है गर्ल के बारे में, इज नहीं बता रहा है, स्वाति नहीं बता रही, यहाँ पर ब्यूटीफुल ही बता रहा है कि गर्ल जो है ब्यूटीफुल है। कैसी है? ब्यूटीफुल है। आप पूछ लोगे कि अपने आप से क्वेश्चन कैसा है, क्या है, तो पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द बता रहा है, वही क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे आई एम वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, पर्सन यहाँ पर नाउन हो गया। अब इसके बारे में ढूंढिए कौन कुछ बता रहा है? क्या वेरी कुछ बता रहा है? वेरी पर्सन कुछ बता नहीं रहा। आई एम, जो विशेषण, जो शब्द नाउन के बारे में कुछ बताता है वो जस्ट उसके ठीक पहले आता है। ज़्यादातर 90% केसेस में आप ये दिमाग में रखिए कि जो शब्द नाउन के बारे में कुछ बताता है उसके जस्ट पहले आता है, एक स्टेप पहले। तो पर्सन है, लेकिन पर्सन कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि बहुत मजबूत है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया। ही वॉज ए इनोसेंट बॉय, बेबी, कि वो बहुत जो है इनोसेंट बेबी है, मासूम है, निर्दोष बेबी है। तो बेबी के बारे में कुछ कौन बता रहा है कि कैसी है बेबी? निर्दोष है, मासूम है, इनोसेंट। तो यहाँ पर इनोसेंट आपका एडजेक्टिव हो गया। तो आप समझ गए। तो पहली बात, जो नाउन के बारे में, जो शब्द नाउन के बारे में कुछ बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरी चीज कि जो शब्द नाउन के बारे में कुछ बताएगा वो ठीक नाउन से पहले आएगा, ठीक है, नाउन से पहले आएगा और उसी के बारे में कुछ, नाउन के बारे में कुछ बताएगा, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये आप लिख लीजिए। हेड वर्ड, हेड वर्ड मुख्य शब्द होता है जिसके लिए ये सब आते हैं, ठीक है, जिसके लिए पूरा सेंटेंस होता है। यही मुख्य शब्द है, यानी सेंटेंस में जितने भी शब्द आते हैं एक्चुअली अगर बात किया जाए तो इसी शब्द के लिए आते हैं, क्योंकि यही एक मुख्य शब्द होता है, इसी के लिए सब काम करते हैं। आप इसे मालिक समझ सकते हैं, ठीक है।
तो अब इसका क्या है, ये इसको हम पहचानेंगे कैसे। हेड वर्ड क्या होता है कि हेड वर्ड ही मुख्य शब्द होता है, मेन वर्ड भी इसे आप कह सकते हैं। हेड वर्ड इज द मेन वर्ड, यानी कि हेड वर्ड ही मेन वर्ड है, मुख्य शब्द। मेन वर्ड मतलब मुख्य शब्द। इन सेंटेंस यानी कि सेंटेंस में मेन वर्ड होता है हेड वर्ड। और ये क्या क्या हो सकते हैं, मतलब जितने भी हेड वर्ड हो सकते हैं मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है, इससे ज़्यादा होते नहीं हैं हेड वर्ड। यानी कि इट मे बी नाउन, या तो हेड वर्ड जो आएगा वो तो नाउन होगा, या यानी कि कोई नाम होगा, या प्रोनाउन होगा, यानी कि नाउन के स्थान पर यूज हुआ होगा, कोई प्रोनाउन होगा। इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगाते हैं तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यदि आप वर्ब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आपको इन्फिनिटिव थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। जब वर्ब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इन्फिनिटिव समझ में आ जाएगी, क्योंकि वर्ब के पहले ही लगता है टू, तो आपको वर्ब तो पहचानना आना चाहिए ना। अगर आप वर्ब ही नहीं पहचान पाओगे तो कैसे बनाओगे इन्फिनिटिव किसी चीज़ को, कैसे किसी के पहले टू लगा दोगे तो वो थोड़ी ना इन्फिनिटिव हो जाएगा। वर्ब के पहले लगेगा तभी वो इन्फिनिटिव होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे। और जिरंड क्या होता है कि जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि इन्फिनिटिव के पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगाने पर इन्फिनिटिव बनता है। और जिरंड में वर्ब में ही आईएनजी लगा देते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो जिरंड बनता है। यहाँ पर देख लेते हैं नाउन मैंने लिखा है। नाउन क्या होता है, कोई नाम होता है, यहाँ पर लिस्ट बना दी है ब्रैकेट में भी। प्रोनाउन क्या होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर यूज होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हो सकता है, ही सी इट आई वी यू दे, और कोई भी नाम। तो प्रोनाउन क्या होता है, बेसिकली नाउन के स्थान पर यूज होता है, ही सी इट, कि नाउन का रिपीटेशन वर्ड ना हो, यानी कि बार बार रिपीट ना हो नाउन, इसीलिए प्रोनाउन होता है। इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू, ठीक है। जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो जिरंड बन जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अ ओल्ड मैन वॉज क्वाइट थर्स्टी, कि एक बूढ़ा आदमी जो है प्यासा था, पूरी तरह से प्यासा था। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है जिसके लिए सब काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे सब्जेक्ट देखोगे तो सब्जेक्ट तो ये पूरा हो गया। ये कौन थर्स्टी है भैया, एक ओल्ड मैन। तो एक वर्ड ओल्ड मैन में भी हेड वर्ड इसमें क्या है, हेड वर्ड क्या है, मैन है, क्योंकि इसी के लिए अ ओल्ड भी आया है। ओल्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है मैन की, कि मैन कैसा है, बूढ़ा है। और ए हो गया डिटर्मिनर आपका, जो मैंने इसके पहले आपको बता दिया है कि अ ओल्ड मैन। तो ए यहाँ पर विशेषता, ए जो है निश्चित कर रहा है ओल्ड मैन को, और ओल्ड जो है मैन की विशेषता को बता रहा है कि मैन जो है कैसा है, बूढ़ा है, आदमी कैसा है, बूढ़ा। अब मैन ही है जो हेड वर्ड है। यहाँ पर मैन बहुत ही ज़्यादा मुख्य शब्द है, और इसी के लिए पूरा सेंटेंस जो है वाज क्वाइट थर्स्टी या ओल्ड, पूरा मतलब जितने भी वर्ड आए हैं सब इसी के लिए ही कार्य कर रहे हैं, मैन के लिए। तो मैन क्या हो गया, मुख्य शब्द हो गया, इसीलिए इसे हम हेड वर्ड कहते हैं। चलिए अगला है सी इज़ वेरी मच नॉटी गर्ल, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी गर्ल है, शरारती लड़की है। अब यहाँ पर कौन है जो जिसके लिए सारे इज वेरी मच नॉटी गर्ल आए हैं, सी के लिए। कौन शरारती लड़की है, सी। तो सी क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। ये क्या है, प्रोनाउन है, जैसा कि मैंने बताया था प्रोनाउन यहाँ पर मान लीजिए सी किसके लिए यूज होता है, किसी लड़की के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर लड़की का नाम होता तो नाउन हो जाता ना, कोई नाम हो जाता, जैसे मान लो दिव्या, सरला या स्वाति। हाँ, तो अगर कोई नाम होता तो वो नाउन हो जाता, लेकिन नाउन के स्थान पर जो है वर्ड यूज हुआ है सी, तो सी क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि किसी लड़की के लिए सी का इस्तेमाल होता है, किसी लड़के के लिए ही का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन्फिनिटिव जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉक मतलब चलना, क्या होता है, चलना। चलने के पहले जो है टू लग गया, टू वॉक इन मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि सुबह चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो टू वॉक के पहले टू लग गया तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो यही होता है इन्फिनिटिव। और वॉकिंग देखिए, इनमें दोनों ही सेंटेंस एक हैं, बशर्ते इसमें अंतर क्या है कि इसमें वर्ब के पहले टू लग गया है और इसमें वर्ब में ही आईएनजी लग गया है, तो ये बन गया है जिरंड। तो वॉकिंग इज इन मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर टू वॉक इन मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये दोनों ही सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। और जो है यहाँ पर बस वर्ब में आईएनजी लग गया तो ये जिरंड बन गया, वर्ब के पहले टू लग गया तो आपका इन्फिनिटिव बन गया। एडजेक्टिव फ्रेज दैट टेल्स प्लेस और पोजीशन ऑफ नाउन, जो क्या बताता है, प्लेस और पोजीशन बताता है नाउन का। एडजेक्टिव फ्रेज
क्या बताता है, कुछ शब्द आकर के नाउन के स्थान को बताते हैं, नाउन के प्लेस या पोजीशन को बताते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज गाइज वो होता है जो कुछ शब्दों में, यानी कुछ शब्द आकर के नाउन के स्थान को बताया, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यानी कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं इसकी, यही मैंने लिखा हूँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल्स द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। यानी कि जो नाउन के स्थान के बारे में बताता है कुछ शब्दों में आकर के, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। गाइस ये फ्रेज क्या होता है, शब्द मतलब जान लीजिए, मतलब जैसे राम श्याम, या फिर राम श्याम, या किसी स्थान का नाम मान लीजिए मेजा रोड, मेजा रोड। लेकिन अब फ्रेज क्या होता है, शब्द तो हम जानते हैं, शब्द मतलब कोई एक शब्द आ जाए, कोई एक चीज आ जाए तो उसे हम शब्द कहते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का कुछ समूह, यानी कुछ शब्द होकर के आए, जैसे एट द स्टेशन, इन द डेली, इन द वाटर, टू द प्रिंसिपल। ये सब क्या है, कुछ शब्द हैं जिसका कुछ सेंस तो निकलता है, कुछ सेंस तो निकलता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। फ्रेज के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए कि फ्रेज का मतलब होता है कुछ शब्द, यानी कि एक शब्द नहीं, अगर एक शब्द आएगा तो उसे हम वर्ड कहेंगे, लेकिन अगर 2-3 शब्द आते हैं तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अ फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर वीप्स, यानी कि अ फैट गर्ल, यानी कि यहाँ पर ये नाउन है, फैट गर्ल नाउन है, ठीक है। और इसके बारे में, इसके स्थान के बारे में कौन बता रहा है, इन द कॉर्नर, स्थान क्या है, कॉर्नर में, स्थान क्या है, कॉर्नर में। इन द कॉर्नर वीप्स, वीप्स मतलब रोती है, कि फैट गर्ल एक मोटी लड़की सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में खड़ी हुई है, और वो क्या करते हैं, रोती है। तो यहाँ पर इन द कॉर्नर आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि नाउन के गर्ल्स के स्थान के बारे में बता रहा है कि ये कॉर्नर में खड़ी है, और एडजेक्टिव फ्रेज का यही तो काम होता है कि नाउन के स्थान को बताना, ठीक है, कुछ शब्द में आकर के। अब यहाँ पर पहचानिए आपकी, यहाँ पर जो है क्या है एडजेक्टिव फ्रेज, माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स, क्या होगा, हाँ आपने सही पकड़ा। यहाँ पर माई एल्डर सिस्टर, सिस्टर आपका नाउन हो गया, नाउन के स्थान को कौन बता रहा है, इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया आपका, इन दिल्ली आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि यह स्थान को बता रहा है, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। योर यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल, कि तुम्हारा जो छोटा भाई है कानपुर में, वो क्या है, बीमार है। अब बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, जो जगह के बारे में बताया, जगह को पकड़ लीजिए कि नाउन के स्थान को बताता है, स्थान को पकड़ लीजिए, ठीक है। यंगर ब्रदर आपका नाउन हो गया, इन कानपुर, इन कानपुर क्या हो गया, जगह हो गया, तो नाउन के स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। द IAS ऑफिसर इन बिहार इज़ वेरी एडवांस, IAS ऑफिसर बिहार में जो होते हैं बहुत एडवांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जगह किसके बारे में बता रहा है, इन बिहार, इन बिहार आपका क्या हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ऑफिसर, IAS ऑफिसर के बारे में बता रहा है, IAS ऑफिसर के स्थान के बारे में बता रहा है, यहाँ पर ब्रदर के स्थान के बारे में बता रहा है, यहाँ सिस्टर के स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब एडजेक्टिव फ्रेज है। द फिश इन द वाटर स्विम्स, कि जो मछलियाँ होती हैं पानी में वो क्या करती हैं, तैरती हैं। तो यहाँ फिश नाउन, नाउन के स्थान के बारे में कौन बता रहा है, इन द वाटर, कहाँ पर तैरती हैं मछलियाँ, कहाँ पर तैरती हैं मछलियाँ, पानी में जो तैरते हैं, इन द वाटर। इन द वाटर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है गाइस। लेकिन इसके पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक पर पढ़ाया है, टेस्ट लेने के लिए आप बताइए इन सब में, जैसे मान लीजिए ये तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, लेकिन ए क्या है, फैट क्या है, गर्ल क्या है, ये सब क्या है, आप बताइए ये क्या है। अभी मैंने बताया था कि अब गर्ल हो गया लड़की, नाउन, नाउन की विशेषता को बता रहा है फैट, कि लड़की है तो, लेकिन कैसी है, मोटी है, तो फैट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव इन दोनों को निश्चित कौन कर रहा है, कि गर्ल्स हैं, क्या 2-4 हैं, क्या पूरे गांव की लड़की हैं, नहीं ना, एक लड़की यहाँ पर, एक, यानी कि ये गर्ल्स को निश्चित कर रहा है कि फैट गर्ल के बारे में ही बता रहा है, एक ही गर्ल के बारे में बता रहा है। तो यहाँ ए क्या कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है, इस नाउन को, ठीक है। तो यहाँ पर अ फैट गर्ल जो है, ए हो गया डिटर्मिनर, फैट हो गया एडजेक्टिव, और गर्ल हो गया नाउन। अब आप ये बताइए कि माई क्या है, एल्डर क्या है, सिस्टर क्या है, और इन डेली क्या है, ये तो आपको बता दिया मैंने। योर क्या है, यहाँ पर यंगर क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में आप बताइए, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट का पार्ट इधर खत्म हो गया। प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट।
वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन लिखी है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। यानी कि वो शब्द वर्ब होता है जो हमें बताता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। अब बताता है, इसको एक्चुअली वर्ब क्या होता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको डिटेल में यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझ लेते हैं कि वर्ब को हम अपने प्रकार समझते हैं कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है। देखिए वर्ब होता है, वो होता है कोई शब्द होते हैं, शब्द ही तो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं। तो ऐसे ही कोई शब्द होता है जो वर्ब होता है, ठीक है। क्रिया, क्रिया आपको कभी भी खाली बैठे नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई वर्ब है, वर्ड है, तो वो आपको कुछ न कुछ करते हुए मिलेगा। यहाँ पर लिखा है ना मैंने, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड को पकड़ लीजिए, यानी कि क्रिया वो शब्द होते हैं जो कुछ न कुछ करते हुए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया मोहन, तो मोहन एक नाम है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा रीड, रीड मतलब पढ़ना। अब ऐसे आप बैठ करके चुप्पी होकर के तो पढ़ नहीं सकते, कुछ न कुछ करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मैं बोल दूंगा रन, रन मतलब दौड़ना। और दौड़ने के लिए ऐसे बैठ एक जगह खड़े होकर के तो आप जो है दौड़ नहीं सकते हैं, आपको चलना पड़ेगा, है कि नहीं, चलना पड़ेगा। तो उसको अपने अनुसार समझते हैं कि वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको कभी हमेशा कुछ न कुछ करते हुए पाया जाएगा, उसको वो खाली बैठ ही नहीं सकता है, समझ लीजिए, वैसे ऐसे समझ लीजिए। तो वर्ब जो होता है डूइंग वर्ड होता है, कुछ न कुछ करते हुए पाए जाते हैं। कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ब आप देख लेंगे कि तो जो मेन वर्ब होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी, ये सब होते हैं, डू, डज, डिड। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट। तो मुझसे जितना हो सका है यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेकिन ये सब नहीं है, बहुत सारे वर्ब होते हैं। एक तो वर्ब होते हैं सहायक क्रिया जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो उस फिक्स होते हैं। लेकिन और जो होते हैं मेन वर्ब वो बहुत सारे होते हैं, लाखों की मात्रा में होते हैं। जैसे फील, अपीयर, वॉक, स्लीप, रन, गो, रीड एक्सेट्रा। तो आपको ये तो सब आप लोग याद कर लोगे, ये सारे वर्ब जितने भी हैं। लेकिन ये इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये इसको मेन वर्ब कहते हैं। जब आप वर्ब वाले चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा आपको पता चलेगा। तो अब देखिए फील, महसूस करना। महसूस हम बैठे बैठे तो करने, हमें महसूस होगा तो वो कुछ करते हुए आपको पाया जाएगा। अपीयर मतलब होता है दिखना, दिखना देखना पड़ेगा, हाँ कुछ करते हुए मिलेगा। तो जो वर्ड आपको कुछ करते हुए, जैसे मान लीजिए फूड हो गया, ये फूड क्या वर्ब है? नहीं, वर्ब नहीं है। क्या द वर्ब है? द भी वर्ब नहीं है, क्योंकि कुछ करते हुए नहीं मिल रहा है ना। फूड मतलब तो खाना होता है, कुछ करते हुए मिल रहा है। कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाना, हाँ अब इसमें कुछ करना पड़ेगा, तो ये क्या है? वर्ब है। स्लीप मतलब सोना, सोने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो ये वर्ब है। यहाँ पर इज, इज मतलब तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो वर्ब है ही, फिक्स है। लेकिन स्वाति क्या है? नाम है, ये क्या वर्ब है? तो वर्ब मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ करते हुए पाया जाएगा ये वर्ड, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अच्छा वर्ब होता क्या है, ठीक है। स्वाति इज कुकिंग द फूड, जैसा कि मैंने बता दिया कि इज भी वर्ब है और कुकिंग भी वर्ब है। तो यहाँ पर इज कुकिंग द फूड, ये क्या है? वर्ब है। मोहन वाज द बेस्ट क्रिकेटर, मोहन वाज द बेस्ट क्रिकेटर, यहाँ पर वाज क्या है? वर्ब है, मैंने यहाँ पर लिखा भी वो वाज, ठीक है। दे डू नॉट नो एनीथिंग, कि वो कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर डू क्या है? वर्ब है आपका, डू नॉट। और यहाँ पर नो भी वर्ब है। और जो कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वर्ब से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, बाकी जितने बचे हैं ये सारे क्या है? प्रेडिकेट पार्ट हैं। इसका एक्सरसाइज हम कराएंगे आगे। सीता रीड्स द बुक, सीता जो है किताब पढ़ती है, इसमें क्या है? वर्ब। बताइए, क्या बुक वर्ब है? बुक मतलब तो किताब होता है, कोई काम करते हुए नहीं पाया जाएगा। ये द वर्ब है? नहीं, द भी वर्ब नहीं, कुछ करते हुए पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। रीड्स मतलब होता है पढ़ना। अब पढ़ना हम ऐसे चुप होकर बैठ करके पढ़ नहीं सकते हैं, हाँ कुछ करना पड़ेगा। तो रीड्स क्या है? वर्ब है। और यहीं से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है। तो ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया, ये आपका एक वर्ड में सब्जेक्ट हो गया, ठीक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म,
ठीक है, कर्म को आप कुछ मत करिए, बस क्या किसे किसको लगा करके आप क्वेश्चन पूछ करके पहचान सकते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के कर्म होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो तो हमेशा लिविंग होता है। लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। नॉन लिविंग मतलब जिसके अंदर प्राण ना हो, जिसके अंदर जान ना हो, और लिविंग मतलब जिसके अंदर जान होता है। अब ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे है, कुछ मत करिए। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है ना डेफिनेशन याद करना है, कुछ न कुछ, केवल आपको क्या किसे किसको का क्वेश्चन पूछना है। अपने वर्ब से, सेंटेंस में वर्ब से क्या किसे किसको का क्वेश्चन पूछने होंगे तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। क्या का मतलब होता है व्हाट, और किसी या किसको के लिए whom का क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या से पता चलता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom का क्वेश्चन करने से पता चलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं डिफिनेशन को, देखते हैं डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट कंप्लीट्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब के एक्शन को यानी वर्ब के कार्य को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मोहन, ये नाउन प्रोनाउन है, इसके कार्य को कौन कंप्लीट कर रहा है, ये कर रहा है। बताते हैं, मोहन गेव मी अ पेन। अब सिंपल से मुझे जब ऑब्जेक्ट पहचाना होता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपको किससे पूछना है, वर्ब से पूछना है। किससे पूछना है, वर्ब, मेन वर्ब से। गेव, गेव क्या है, वर्ब। गेव मतलब क्या होता है, देना। यहाँ पर पास्ट है तो दिया, दिया। क्या दिया, क्या दिया भाई, क्या का क्वेश्चन पूछा हमने, क्या दिया, मोहन गेव, क्या दिया, अ पेन, गिव मी अ पेन, मुझे को क्या दिया, एक पेन दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि क्या पूछने पर पता चला है ना, किसी या किसको पूछने पता चलता तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मुझको दिया, तो मुझको क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ही इज प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है, इसी से क्वेश्चन पूछना है। ही इज प्लेइंग, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। और कुछ तो नहीं पता चल रहा है क्रिकेट क्या पूछने पर, इन द फील्ड, ये सब तो नहीं पता चला, ही तो नहीं पता चल रहा है। प्लेइंग मतलब खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर किसे या किसको खेल रहा है ये सब नहीं दिया है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल, ठीक है। सीता इज कुकिंग फूड इन किचन। सीता खाना बना रही है, कुकिंग मतलब खाना बना रही है। क्या बना रही है, खाना, भोजन, फूड बना रही है ना। तो फूड क्या हो गया यहाँ पर आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर अच्छा इन तीनों में पूछा जाए इसमें लिविंग नॉन लिविंग क्या है, मी तो किसी के इंसान के लिए यूज होता है तो ये नॉन लिविंग हो गया, इसीलिए इन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब पेन, पेन में जान होता है, नहीं होता है, प्राण नहीं होता है, तो ये नॉन लिविंग है, ठीक है। सीता इज कुकिंग फूड, सीता क्या बना रही है, खाना बना रही है, ठीक है। दे डू नॉट फ्लाई द काइट। डू नॉट फ्लाई द काइट मतलब पतंग नहीं उड़ाते हैं। क्या नहीं उड़ाते हैं, फ्लाई मतलब उड़ाना होता है, क्या नहीं उड़ाते हैं, पतंग नहीं उड़ाते हैं। काइट हो गया, द काइट क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ही टेल्स मी अ स्टोरी, वह मुझे जो है एक स्टोरी बताता है। क्या बताता है, अ स्टोरी। अ स्टोरी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसको बताता है, मुझको बताता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इन कभी कभार क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, कभी कभार एक ही ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आ जाता है ना, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको इसको पहचानना है ऑब्जेक्ट को सही तरीके से तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको वर्ब से व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछ लेना है, तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। ये डिटेल में आपको बताया गया है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, पूरक जो कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट करे, जो पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सीधी सी बात है, कितना सरल होता है। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। पूरक किसे कहते हैं, पूरक जो पूरा करता है, सीधी सी बात है, जो पूरा करता है उसे पूरक कहते हैं। किसको पूरा करता है, वर्ब के मीनिंग के, यानी कि क्रिया के किसी वर्ब के अर्थ को जो पूरा करे
उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में लिखा है, द वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, कि द वर्ड वे शब्द जो कंप्लीट करते हैं मीनिंग को, किसके मीनिंग मतलब अर्थ को कंप्लीट करते हैं, ऑफ अ वर्ब, वर्ब के अर्थ को जो कंप्लीट करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करना, सीधी सी बात है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करना, किसको कंप्लीट करना, वर्ब के मीनिंग को, वर्ब के अर्थ को जो आ करके कंप्लीट कर देता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये वर्ब है, ही इज ए फार्मर, तो फार्मर को क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है, तो फार्मर क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरक कहते हैं इसे, मतलब अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ढक लूँ, फार्मर रहे ही ना, या फार्मर है, तो ही इज, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आपका ये जो है पूरक नहीं आएगा, जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो ही इज अ फार्मर, फार्मर क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट कर दे। मिस्टर शर्मा इज द टीचर, अगर हम ऐसे टीचर को ढक लें तो क्या ये इसका सेंटेंस कभी कंप्लीट होगा, मिस्टर शर्मा इज, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। देखिए, तो मिस्टर शर्मा इज द टीचर, टीचर क्या है, द टीचर आपका जो है, ये टीचर आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, वर्ब को, ये वर्ब है इसको कंप्लीट कर रहा है। दे आर टाल, वे जो है लंबे हैं, क्या है, लंबे हैं, तो वर्ब है कुछ, तो वर्ब का मतलब क्या होता है, कुछ बताना। और जब वर्ब कुछ बता ही नहीं पाएगा, उसके बाद कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर क्या वो पूरा हो पाएगा। तो जो पूरा करता है, किस वर्ब की सहायता करता है, शब्द आकर के सहायता करता है वर्ब को पूरा करने में सेंटेंस, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर टाल आ गया, तो जो अंत में आता है, देखेंगे आप कॉम्प्लीमेंट हमेशा अंत में आता है, कहाँ पर आता है, लास्ट में आता है, और वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। ठीक है, ही इज देयर, वो वहाँ है, तो देयर क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया। द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर, अब बताइए इसमें क्या कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, लास्ट में होता है हमेशा। द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में ओल्ड मैन है वो क्या है, इज ए डॉक्टर, यहाँ पर वर्ब आ गया है। अगर यहाँ पर डॉक्टर छिपा लूँ तो द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज, इतना शब्द होते हुए भी इनका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सेंटेंस ही तब कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, उसको डॉक्टर की जरूरत है। भैया डॉक्टर है, इलाज करेगा, तो डॉक्टर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि अर्थ को कंप्लीट करता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।